हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री बाय पूनम। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब उससे पहले इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक जर्नल टर्म है, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि स्पेक्ट्रम मतलब लाइट का इंटरेक्शन विद मैटर, कि हाउ कैन अ लाइट बिहेव और रिएक्ट विद व्हेन इंटरेक्टिंग विद अ मैटर, ठीक है। जब वो इंटरेक्ट करेगी मैटर के साथ तो वो कैसा बिहेव करेगी, क्या रिएक्ट करेगी, दिस इज़ कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में लाइट को एब्जॉर्ब करके जो रिज़ल्ट आता है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। एक सेकंड टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, जिसमें लाइट को एब्जॉर्ब करने पर चेंज नहीं आता, पर जब एब्जॉर्ब करने के बाद वापस उसे इमिट किया जाता है तो चेंजेस आते हैं। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या है, लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद अगर मैटर लाइट को एब्जॉर्ब करता है और कुछ रिजल्ट निकालता है, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब जो हम रेडिएशन या लाइट एब्जॉर्ब करा रहे थे, अगर वो इंफ्रारेड है, ठीक है, इंफ्रारेड है, तो हमारे पास इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाता है, ठीक है। ये चैप्टर का पहले आपको नाम पता होना चाहिए, तभी तो उसका काम पता चलेगा। अब क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कराते हैं। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हमें क्या करना है, इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कराना है, ठीक है, और उसका चेंज देखना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इंफ्रारेड, पहले तो रेडिएशन कौन सी होती है, जिसकी वैल्यू, जिसकी रेंज कहाँ से 0.8 से 200 माइक्रोमीटर तक वेरी करें, ठीक है। अगर सेंटीमीटर इन्वर्स की फॉर्म में देखूँ तो ये 12,500 से 5 सेंटीमीटर, अगर मैं वापस चल रही हूँ तो 12,500 से 5, या फिर आप कह सकते हैं 5 से 12,500 सेंटीमीटर इन्वर्स तक इसकी रेंज होती है, ठीक है। इतनी लंबी रेंज होती है, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं मान के चल रही हूँ कि इस पूरी लाइन पे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड रेडिएशन की रेंज है, ठीक है। बट जो हमारा काम है वो कितने का होता है, वो होता है इस वाले पोर्शन में, ठीक है। इस वाले पोर्शन का मतलब है कि वो क्या हो जाएंगे, वो एक पर्टिकुलर रेंज में, ठीक है। हम कह रहे थे कि 5 से लेकर 12,500 तक जो है वेरिएशन दिखाते हैं, तो उसके बाद हमने क्या कहा कि रेंज तो इतनी बड़ी होती है, बट जो हमारा एक्टिव पार्ट होता है आईआर का, जो स्पेक्ट्रम में काम होता है, काउंट होता है, दैट इज़ फ्रॉम 580 सेंटीमीटर इन्वर्स से 4,000 सेंटीमीटर इन्वर्स तक का, ये रेंज हमारे काम की रेंज होती है जहाँ पर स्पेक्ट्रम शो होता है, ठीक है। तो एक्टिव रेंज जो है इसकी, ठीक है, इंफ्रारेड रीजन में जो इसकी रेंज है वो होती तो बहुत लंबी है, बट जो हमारे जहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी काम करती है वो होती है बहुत अच्छी सी, वो होती है 580, मतलब अराउंड 600 से 4,000 के बीच में, ठीक है। तो इसकी जो रीज़न है, जो 0.8 से 2.5 माइक्रोमीटर तक, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि 15 से 200 माइक्रोमीटर तक वो फार इंफ्रारेड रीजन के नियर इंफ्रारेड पहले वाले होते हैं, और इससे आगे वाला जो होता है वो जो है वो कौन सा कहलाता है, फार इंफ्रारेड। मतलब जो ये शुरू वाला पार्ट है ये नियर इंफ्रारेड का है, ये फार इंफ्रारेड का है, कि ये नज़दीक वाली इंफ्रारेड है, ये दूर वाली इंफ्रारेड है। जो नज़दीक वाली इंफ्रारेड है ये अराउंड यहाँ तक होती है 4,000 तक, और आगे वाली फार में चली जाती है, ठीक है। ये बेसिक है, बस आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है एब्जॉर्प्शन की, ठीक है। आपने बहुत सारी जगह पढ़ी होंगी, यूवी में हमने जो लास्ट सेमेस्टर में किया था यूवी रेडिएशन, उसमें भी था। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये log of 1/T होता है, कि ट्रांसमिशन कितना है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का मतलब है कितना एब्जॉर्ब किया, मतलब जितना मैंने उसको दिया और जितना उसने आगे बाहर निकाल दिया, ठीक है, उन दोनों का माइनस, उन दोनों का अपोजिट, ठीक है, क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जितना ट्रांसमिशन हुआ उसका 1/T का लॉग जो है वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ट्रांसमिशन का मतलब यहाँ पे मैंने रेडिएशन दिए, यहाँ से रेडिएशन बाहर निकल गई, कुछ पार्ट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया, जो एब्जॉर्ब हुआ है वो कितना होगा, दिस वन, और ये ट्रांसमिशन का उल्टा, जितना ट्रांसमिट हुआ है उससे अपोजिट, उससे बाकी बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें
इसका जो बेसिक आईआर जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो क्या किस पे काम करती है? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस पे काम करती है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस पे काम करती है। हमारी मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन पे काम करने का मतलब है कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल जो है हम उसे मानते हैं कि वो क्या करता है, वो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस शो करता है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल की अगर मैं मूवमेंट देखूँ तो उसकी 3 तरह की मूवमेंट होती है। कौन कौन सी? ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है, दूसरी होती है वाइब्रेशनल मोशन और तीसरी होती है रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 तरह की मोशन होती है। जब हम क्या करते हैं, जब मूवमेंट किया जाता है, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम चेक किया जाता है तो इन बातों पे ध्यान दिया जाता है। तो हम इन तीनों में से जो वाइब्रेशनल है उसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। कैसे कि जो हमारी इंफ्रारेड है वो क्या करती है, वाइब्रेशनल मोड को चेंज करती है, उसमें डिफरेंस लेके आती है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाता है कि इसकी वाइब्रेशन में डिफरेंस आ गया। दैट मीन्स इट इज़ आईआर एक्टिवेटेड एंड इट विल शो स्पेक्ट्रम। ओके, नाउ तो हम क्या करेंगे, हम मानते हैं कि जो एटम्स हैं जिससे मॉलिक्यूल मिलकर बना हुआ है वो एक फ़िक्स पोजीशन में नहीं रहते। ऐसा नहीं है कि जी एटम है तो यहाँ पे 1 और 2 ये जो एटम हैं ये एक फ़िक्स ए और बी जो मैंने एटम मान लिया ये फ़िक्स पोजीशन में नहीं रहेंगे। ये थोड़ा बहुत इनमें मूवमेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है घूमते रहेंगे, बॉन्डिंग बनती है तो कम ज़्यादा कुछ ना कुछ होता रहता है, कुछ ना कुछ मूवमेंट होती रहती है, फ़िक्स पोजीशन पे ये नहीं होते, ठीक है। ये क्या करते हैं, कॉन्टीन्यूसली रोटेशन और वाइब्रेशन शो करते रहते हैं कई तरीके से, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो अगर ऐसा होता है, ठीक है, हम इसे मान के चलते हैं कि ये दोनों एक स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं और थोड़ी थोड़ी इसमें क्या होता है, स्प्रिंग में मूवमेंट होती रहती है, जिसे आप कहेंगे स्ट्रेचिंग और वाइब्रेशन, इस तरह की कुछ कुछ चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। तो ये वाइब्रेशन जो होती हैं ये क्या होंगी, या तो ये एक दूसरे से आगे पीछे स्प्रिंग की तरह होंगी, स्ट्रेचिंग होंगी, या फिर क्या होंगे, टर्न कर देंगे, अपनी पोजीशन से मुड़ जाएंगे, तो इसे कहेंगे बेंडिंग, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा स्प्रिंग है, जो इससे हमारे दो एटम जुड़े हुए हैं, वो क्या करेंगे, स्ट्रेच या बेंड होंगे, ठीक है, या तो एक दूसरे के आगे पीछे खिंचाव महसूस करेंगे या फिर मुड़ तुड़ जाएंगे, ठीक है। तो अगर खिंचाव महसूस करेंगे तो स्ट्रेचिंग होगी और मुड़ जाएंगे तो बेंडिंग होगी। तो ये क्या करते हैं, 2 तरह की वाइब्रेशन शो करते हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एंड बेंडिंग वाइब्रेशन, ठीक है। तो जो बेंडिंग वाइब्रेशन है वो क्या करते हैं, बेंड होने से, और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो है वो स्ट्रेच होने से होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने देखा कि एक मॉलिक्यूल था मेरे पास ए बी, दैट इज़ एवरेज इसकी पोजीशन है। अगर ये थोड़ा सा एक दूसरे से पीछे जाते हैं तो एक्सटेंडेड फॉर्म आ जाती है, और एक दूसरे के पास आती है तो कंप्रेस फॉर्म आ जाती है। तो जैसे स्प्रिंग होता है उसकी तरह ये मूवमेंट करता है। तो ये वाली जो है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन या फिर बॉन्ड स्ट्रेचिंग कहलाएगी। सिंपली कैसे होती है ये, तो ये बैक एंड थ्रो, टू एंड फॉर वाली पोजीशन होती है। इसे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक स्प्रिंग लो, उसे दबाओ और छोड़ो तो इस तरीके से मूवमेंट करेगा, दैट इज़ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, ठीक है। जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो 2 तरीके की हो सकती हैं। कैसे, या तो वो सिमेट्रिकल होंगी या वो अनसिमेट्रिकल होंगी। सिमेट्रिकल का मतलब है दोनों जो बॉल जुड़ी हुई हैं वो सेम साइज़ की हैं, ए और बी सेम साइज़ की हैं, वो क्या करेंगे, जैसे ही हमें दूर लेके जाएंगे, पास लेके आएंगे तो ये एक जैसे वाइब्रेशन करेंगे, दैट इज़ इक्वली, ठीक है। एक साथ पीछे जाना, एक साथ आगे आना, दैट इज़ इक्वल डायरेक्शन में जाना, वाइब्रेशन करना सिमेट्रिकल वाइब्रेशन कहलाती है। बट अगर इनमें क्या होगा, साइज़ का या किसी भी चीज़ का चेंज हुआ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होगी। एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग का मतलब उनके अंदर जो एटम्स हैं वो 2 से ज़्यादा होंगे और अलग अलग डायरेक्शन में होंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि अलग अलग तरीके से वाइब्रेशन हो रही है और ये सिमेट्री में नहीं है, एसिमेट्रिकल है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं बेंडिंग पे। बेंडिंग वाइब्रेशन को हम डीफॉर्मेशन कहते हैं। बच्चों को बेंडिंग वाइब्रेशन का तो पता होता है, बट अगर वो डीफॉर्मेशन के नाम से क्वेश्चन आ जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो बेंडिंग वाइब्रेशन जो है हमारी वो डीफॉर्मेशन कहलाती है। इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल बैंड होगा, ठीक है। बैंड होने का मतलब है वो क्या करेगा, अपनी पोजीशन से जो है चेंज करेगा, ठीक है। बेंडिंग का मतलब है मुड़ेगा, ठीक है। अब वो मुड़ना क्या होता है, वो 2 तरीके से हो सकता है। कैसे, वो किस तरीके से होगा, वो इस तरीके से होगा, या तो वो इन प्लेन होगा, एक ही प्लेन में होगा, या फिर वो आउट ऑफ प्लेन होगा, ठीक है।
इन प्लेन होगा तो हम कहेंगे कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो अपने ही प्लेन में मूवमेंट कर रहा है। अब ये जो बाइंडिंग वाइब्रेशंस होती हैं ये क्या होती है, इन प्लेन और आउट ऑफ प्लेन हो सकती है। डिफॉर्मेशंस जो हैं वो इन प्लेन और आउट ऑफ प्लेन हो सकती हैं। इन प्लेन का मतलब है कि हमारे पास जो भी मुड़ाव होगा, जो भी बेंडिंग होगी वो विद इन द प्लेन है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक मॉलिक्यूल रखा, इसे इसी प्लेन में मैं इधर और इधर मोड़ रही हूँ, ठीक है, दैट इज़ इन प्लेन। ठीक है, अब मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसके और ये इसके दो ये पार्ट हैं, दो बॉन्ड हैं उसके, अगर वो इसी प्लेन में इस तरीके से बैंड हो, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इन प्लेन बैंडिंग कहलाएगी। और अगर ये उठ के ऊपर नीचे कहीं बैंड होंगे तो ये क्या कहलाएंगे, आउट ऑफ प्लेन बैंडिंग कहलाएगी। ठीक है, इन प्लेन में क्या हो सकता है, या तो वो सीजर की तरह ऐसे चलें, एक दूसरे की तरफ आएँ, एक दूसरे से अपोजिट, दैट इज़ सीजरिंग। ठीक है, या फिर वो क्या करें, रॉकिंग का मतलब रॉकिंग चेयर होती है ना, उसके दोनों पार्ट ऐसे चलते हैं, ठीक है, जिसमें झूला झूलते आराम से रिलैक्स करने वाली चेयर जो होती है उसके दोनों पार्ट ऐसे चलते हैं। ठीक है, ये क्या होगी, ये तो सेम डायरेक्शन में मूवमेंट, इन प्लेन मूवमेंट है दोनों की दोनों। ठीक है, और क्या होता है, एक दूसरे की तरफ आते हैं कैंची की तरह, तो सीजरिंग कहलाती है। एक दूसरे के साथ साथ एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, तो वो क्या कहलाएगी, रॉकिंग कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद ये जो है हमारी, आप देख सकते हो, अब ऐसे चलेगी कैंची की तरह, और ये जो है एक दूसरे के साथ रॉकिंग चेयर की तरह, तो सीजरिंग और रॉकिंग हो गया। उसके बाद आउट ऑफ प्लेन में दो आते हैं, वैगिंग और ट्विस्टिंग। वैगिंग का मतलब है, वैग एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कि जैसे डॉगी की पूँछ होती है ना, डॉगी की पूँछ का हिलना वैगिंग कहलाता है। और डॉगी की पूँछ जिस डायरेक्शन में, जिस प्लेन में डॉगी है उससे अपोजिट प्लेन में वो क्या करती है, मूवमेंट करती है ना, अपोजिट प्लेन में मूवमेंट करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो ये हमारा डॉग है, इसकी पूँछ ऊपर होगी, उसी प्लेन में है, बट वो मूवमेंट क्या करेगी, इधर 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 इधर, तो ये क्या होगी, आउट ऑफ प्लेन मूवमेंट बेंडिंग कहलाएगी, और इसे वैगिंग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है मेरे पास ट्विस्टिंग है। अब क्या होगा कि दो जो हमारे पार्ट हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे एक डॉग है, उसकी पूँछ है, अब वो जो पूँछ के दो पार्ट हैं, मतलब दो पार्ट है, वो अगर एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो वो ट्विस्टिंग कहलाएंगे। ठीक है, ट्विस्ट मतलब मुड़ना। ठीक है, ट्विस्ट का मतलब है मुड़ना एक दूसरे से अपोजिट, और अगर एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं तो वैगिंग कहलाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि दो इसके सिर हैं, ठीक है, उस पूँछ के, अगर वो दोनों एक साथ इधर और इधर 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 हो रहे हैं तो वैगिंग है, और अगर वो एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, तो वो ट्विस्टिंग कहलाएगा। तो ये दोनों जो है आउट ऑफ प्लेन है, दे आर इन प्लेन। ठीक है, बेंडिंग 4 तरह से बेंडिंग होती है। अब IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या होता है, इसका प्रिंसिपल ये है कि जो हमारे बॉन्ड्स हैं वो वाइब्रेशन करते हैं, और वाइब्रेशन करके वो क्या करेंगे, वो वाइब्रेशन मोड पे आने के बाद वो क्या करेंगे, अपनी वाइब्रेशन करते करते या तो वाइब्रेशन शो करेंगे, बेंडिंग शो करेंगे, या स्ट्रेचिंग शो करेंगे। तो जिस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर उन्होंने बेंडिंग या फ्रिक्वेंसी या बेंडिंग या स्ट्रेचिंग शो की है, दैट इज़ रिकॉर्डेड इन द स्पेक्ट्रम, और यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इस बॉन्ड की कैपेसिटी या फ्रिक्वेंसी या एनर्जी इतनी है जिसके ऊपर वो बेंडिंग या स्ट्रेचिंग शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ से हमने जान लिया कि हमारा जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है वो कैसे आएगा। द रिकॉर्ड ऑफ द अमाउंट ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन एट डिफरेंट वेवलेंथ अब्जॉर्ब टू रेज द वाइब्रेशन एनर्जी लेवल कॉन्स्टिट्यूट द एन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, मान लो मेरे पास ये बॉन्ड है, ठीक है, ये और ये बॉन्ड है, ये एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर बेंडिंग और स्ट्रेचिंग शो करते हैं। इतनी एनर्जी मिलते ही ये बेंडिंग या स्ट्रेचिंग शो करेंगे, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास क्या है, इस तरह के मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इस तरह की बॉन्डिंग है। ठीक है, तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, 100 एनर्जी दी, ठीक है, एक मॉलिक्यूल 70 पे शो कर रहा है, एक 30 वाइब्रेशन शो कर रहा है, एक 30 एब्जॉर्ब करते ही, एक 20 पे ही कर रहा है, और एक 90 पे कर रहा है। तो मेरे मॉलिक्यूल में 4 तरह के बॉन्ड हैं, और वो अलग अलग एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, वाइब्रेशन या बेंडिंग शो, मतलब स्ट्रेचिंग या बेंडिंग शो करते हैं। तो मैं जान लूँगी 90 वाला है, मैंने एक टेबल बना ली, इसका मतलब ये CO बॉन्ड होगा। 20 वाला है, मतलब ये CC बॉन्ड होगा। एग्जाम्पल बना रही हूँ मैं, ये 30 वाला है, मतलब ये CH बॉन्ड होगा।
70 वाला है, इसका मतलब ये CN बॉन्ड होगा। तो ये अगर मुझे पता चल गया तो इट विल हेल्प टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में IR स्पेक्ट्रोस्कोपी हेल्प करती है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है? ये वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। हुक जो है एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि किसी भी पर्टिकुलर बॉन्ड की जो फ्रिक्वेंसी है, मॉलिक्यूल की फ्रिक्वेंसी है, दैट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रिड्यूस मास, कि उसका रिड्यूस मास कितना है। रिड्यूस मास क्या मतलब हुआ? रिड्यूस मास का मतलब है जिस दो एटम से मिलकर हमारा मॉलिक्यूल बना हुआ है, उन दोनों का एवरेज रिड्यूस मास कहलाता है। फॉर एग्जांपल दिस वन M1 M2, तो मैं क्या करूँगी? M1 + M2 डिवाइडेड बाय M1 M2, दिस इज़ रिड्यूस मास ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये जो रिड्यूस मास है ये हमारा क्या होता है? इसका इस तरह से एवरेज निकलता है। तो हमारी जो फ्रिक्वेंसी है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस मास। जितना भारी भरकम हमारे मॉलिक्यूल होगा उतनी ही फ्रिक्वेंसी कम होगी, जितना हल्का मेरा मॉलिक्यूल होगा उतनी ही फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसको इक्वल टू करने के लिए मैंने क्या किया? 1/2π √KU बना दिया। ये हमारी इक्वेशन बन गई। ये हमें हेल्प करती है वाइब्रेशन जानने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हुक्स लॉ कंप्लीट होता है। इससे आप क्या कर सकते हो? वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी जान सकते हो। ठीक है, ये डिपेंड करेगा मॉलिक्यूलर के साइज़ पे, डबल या ट्रिपल बॉन्ड कितने टाइप के हैं, साइज़ कैसा है और उनके बीच में वाइब्रेशन कैसी है, इस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम फंडामेंटल वाइब्रेशन और सिलेक्शन रूल क्या होता है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप इसे अच्छे से पढ़ लेना। कोई डाउट हो तो आई विल बी देयर। ओके, थैंक यू।